हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं हूं सिद्धार्थ, आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड। स्वागत करता हूं आप सभी का ISPCS अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस थंबनेल को आपने देख के आज क्लिक किया है, हम उन्हीं से आपकी मुलाकात कराएंगे, उन्हीं से बात कराएंगे। और उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि जो आज के हमारे टॉपर हैं, जो टॉपर स्टॉक में शामिल होने वाले हैं, जो गेस्ट हैं, बहुत ही मुश्किल मतलब सिचुएशन में रह के इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। और अभी हम डिस्कस करेंगे। एक जिस्ट में बता देता हूं कि बहुत प्रयास किया इन्होंने प्रीलिम्स को क्रैक करने का, वो जो प्रीलिम्स की दीवार होती है उसको फोड़ने का, जहां पे लाखों स्टूडेंट्स फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। ये जो सफलता 2021 में इनको मिली है, ये पहली दफा प्रीलिम्स क्रैक किया, मेंस क्रैक किया और इंटरव्यू क्रैक किया, और फाइनली ये UPPCS 2021 के टॉपर कहलाए। ऑल इंडिया इनका रैंक 17 है और एक्साइज इंस्पेक्टर में एज अ पोस्ट इनका चयन हुआ है। सो आज इनसे जानेंगे कि आखिर क्या बैकग्राउंड है, क्या जर्नी इन्होंने फेस की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर वो क्या पैंतरा इन्होंने अपनाया कि इस बार प्रीलिम्स हो गया क्लियर। तो चलिए बुलाते हैं सौरभ जायसवाल जी। सौरभ जायसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस चैनल पे, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. सौरभ जी, आपको मेरी तरफ से, अड्डा की फैमिली की तरफ से और समस्त स्टूडेंट्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। ये एक बहुत बड़ी जीत है। मैं आपको बता दूं, जब ये रिजल्ट आया था तो जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा रिजल्ट आया है। इतना खुश कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो डिजर्विंग थे, जो योग्य थे, उनका हक मिला, उनकी सीट मिली। मतलब दिवाली से पहले दिवाली हो गई थी, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। ग्रेट, चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सौरभ जी, एक सवाल से मैं शुरू करना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि जो रिजल्ट अभी आया है अक्टूबर मंथ में, ये इसको आना चाहिए था अगस्त में ही। अगस्त में, जी सर। ये 2 महीने कैसे काटे आप? आपको लगा नहीं कि यार कहीं पेपर रद्द हो गया, वापसी से देना पड़े एग्जाम? इतनी मुश्किल से तो प्रीलिम्स निकला था इस बार। ये 2 महीने सर बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटिंग थे, क्योंकि मैं 2019 से अपनी तैयारी स्टार्ट किया हूँ और दो बारी मैं प्री फेल किया हूँ, UPSC का भी और UPPSC का भी। और ये तीसरी साल मेरा पहला प्री क्लियर हुआ था, मेंस भी हो गया था, इंटरव्यू तक गया मैं। और फिर अचानक से एक दिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिजल्ट आता है कि प्री के रिजल्ट को निरस्त किया जाता है। तो बिल्कुल पैरों के नीचे से जमीन गायब होने जैसा था ये मेरे लिए। और फिर क्योंकि मेरे पास अगला सपोर्ट था, 2022 का भी मैंने मेंस दिया है इस बार। अरे तो क्या बात है, क्या बात। कहीं उसका सपोर्ट था जो मुझे आगे तक खींच के लाया और बोला कि चलो भाई, इस बार नहीं तो आगे से ही अपनी मेहनत करती रहनी है। राइट। अच्छा सौरभ, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी। क्या ये सत्य है कि जिसका एक बार प्रीलिम्स निकलता है उसका बार बार निकलता है? सर मुझे नहीं लगता कि ये सच है, क्योंकि हर बार प्री के लिए बिल्कुल नए तरीके से पढ़ना होता है और सारा करंट अफेयर्स बदल चुका होता है। और कहीं ना कहीं थोड़ी स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी। इजी होता है कंपैरेटिवली पहले से, एक बार आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है, आपका आइडिया आपको लगभग मिल चुका होता है कि यहाँ चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। लेकिन फिर भी आपको बराबर मतलब मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। कहीं भी स्थिर होकर बैठना नहीं पड़ेगा कि नहीं भाई मेरा तो पहले निकल गया है तो निकल ही जाएगा, ऐसा कुछ श्योरिटी मुझे नहीं लगती सर। ओके नहीं, वेरी वेल सेड कि हमें उस मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि ये निकल गया तो अब अगला निकलेगा। आई थिंक वो बिल्कुल नहीं सर। हर बार एक नई रणनीति, एक नई चुनौती होती है ना। सो इसी के साथ हम अपना पहला प्रश्न, जो मेन प्रश्न हम रखने जा रहे हैं वो ये है कि मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इस टॉपर स्टॉक का है, व्हाट डिड यू डू डिफरेंट दिस टाइम इन दिस प्रीलिम्स? कि इस बार का प्रीलिम्स क्रैक आपने किया, बाकी के
क्यों नहीं हो रहे थे, इस बार कैसे हो गया, और 2022 वाला भी कैसे हुआ? सर इस बारी जो है, पहले मैं अभी जो शुरू के 2 साल 2019 और 2020, जी। उसमें कहीं ना कहीं मैं केवल रॉ नॉलेज पे डिपेंडेड था, जैसे कि केवल बुक्स पढ़ रहा था और ओके। एनसीईआरटीज पे फोकस किया था, क्योंकि सारे टॉपर्स लगभग यही बताते हैं कि एनसीईआरटीज कवर करना है और ये चीजें हैं। फिर 2021 का जो मेरा अटेम्प्ट था, इसमें मैंने थोड़ी इम्प्रूवमेंट ये करी कि मैंने पिछले 20 सालों के क्वेश्चन पेपर्स, अच्छा। उसको बेस बनाया अपनी तैयारी का, क्योंकि बाकी ओके। मुझे लगा कि किताबें वही रिपीट करते जा रहा हूँ, उससे कुछ फायदा हो नहीं रहा है। तो पिछले हम्म। 20 साल के पेपर, वो चाहे प्री के हो या मेंस के हो, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और हमारा सिलेबस सिलेबस का कोई भी टॉपिक नहीं छूटा होना चाहिए। तो ओके। ये मुझे लगा कि बहुत ज्यादा काम करी और पर्याप्त मार्जिन से मेरा प्री क्लियर हुआ सर। क्या बात है। कोई एलिमिनेशन टेक्निक, कोई मॉक वगैरह, कुछ इसकी स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे यहाँ पे? मॉक का तो नहीं सर, मैं प्रीवियस ईयर पेपर को ही अपना बेस बनाया इस बार सर। अच्छा। ओके। जी सर। जैसा कि आपने बताया कि 20 सालों का आपने पूरा बेस बना लिया था। जी जी सर। ओके। ओके, ग्रेट। सौरभ, आपका ऑप्शनल क्या था इस बार? सर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। और ये आप दोनों एग्जामिनेशन में रखते हैं, यूपीएससी जी के लिए भी और यूपी पीसीएस के लिए भी? जी सर। जी ओके। सौरभ, हमारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहेंगे, एक पृष्ठभूमि आपकी, एक बैकग्राउंड कि जी सर। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, और कहाँ से फिर आपने ये ग्रेजुएशन की है? मैंने सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है AIEI कोलकाता से। और फिर ओके। मैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में कुछ लगभग 7 साल तक जॉब किया हूँ एज अ ओके। जूनियर इंजीनियर। जी सर। फिर 2019 में मैंने रिजाइन किया और फिर फुल टाइम प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया सर इधर। ओके। जी सर। और आप हैं कहाँ से? आप यूपी से ही हैं? जी मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला हूँ सर। ओके। ओके। मतलब ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ? असल में सर, ये चेंज ऑफ हार्ट, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ और इधर कुछ इंटरेस्ट था नहीं। और मेरी शादी हुई 2017 में। तो मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इसमें। उन्होंने छत्तीसगढ़ पीएससी का अच्छा। मेंस तक गई हैं, इंटरव्यू तक गई हैं वो। तो कहीं ना कहीं उनके पढ़ते रहने से, ओके। और उनके भाई साहब हैं, वो भी पीएफ कमिश्नर हैं। तो उन लोगों के मतलब ओके। उन लोगों ने जो किया और उनकी रेपुटेशन और उनकी नॉलेज और ये सब चीजें देखकर कहीं ना कहीं मोटिवेट हुआ कि मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी इधर जाना चाहिए मुझे। तो इस तरह सर 2 साल बाद मैंने शादी के ये डिसीजन लिया वाइफ के सपोर्ट से कि नहीं, तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो फुल टाइम प्रिपरेशन के लिए जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं वाइफ का बहुत बड़ा ओके। सपोर्ट। जी सर। क्या बात है। बहुत ही अच्छा। मतलब शादी के बाद बहुत सबसे बड़ी अच्छी चीज आपके साथ यही हुई है कि? जी बिल्कुल। अमेजिंग, अमेजिंग। नहीं, ऐसा साथ और ऐसी कंपैटिबिलिटी बहुत यूनिक है। और एक दूसरे को सीखते हुए, ये जो आप मोटिवेशन एक दूसरे को देते हुए, बहुत ही अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग यार। जी मतलब 7 साल तक आप कंफर्टेबल हो जाते हो, जब तक आपके अकाउंट में तुरंत पैसे क्रेडिट होते हैं, फिर वो महीना चलता है, और फिर वो आप कंफर्टेबल हो जाते हो। और बहुत मुश्किल होता है खुद को जी उस लाइफ से दूसरे लाइफ में डालने का। जी सर। मुझे मुझे वो बताइए आप कि ये चैलेंज कैसे आपने फेस किया, और कैसे इसको मतलब आपने आप कंट्रोल किया आपने, क्योंकि नहीं कर पाते हैं लोग, सोचते हैं बट दे कैन नॉट एग्जीक्यूट, इज लाइक दे ऑलवेज थिंक। मुझे ये एग्जीक्यूशन लगता है कि इंपॉर्टेंट। सर, कैसे किया आपने? मुझे ये लगता है जैसे कि मैं 2019 जनवरी से लगभग थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर रहा था, लेकिन मैं जॉब में ही फंसा रह जा रहा था। और मुझे लगा इस तरह से मैं करूंगा तो मैं 10 साल भी करूंगा तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। और फिर मुझे डिसीजन लेना था कि मैं जॉब करते हुए करूं या फिर फुल टाइम प्रिपरेशन करूं। तो मुझे लगा कि भाई यही लाइफ है और मैं 8-10 साल ये जॉब कर चुका हूं, और इस तरह राइट। से तो मुझे नहीं जीना है। और यही एक लाइफ है, इसी में करना है चीजें और इसी में रिस्क लेना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। बिल्कुल।
जी सर। सो आप फुल टाइम तैयारी कर रहे थे? जी सर, फुल टाइम तैयारी कर रहा था। ये भी बहुत टफ डिसीजन होता है, फुल टाइम एक एक ऑलरेडी एम्प्लॉयड होके, और आपको जबकि पता है कि भारत में बेरोजगारी किस चरम पे, किस लेवल पर है, ये इतना मेरी बड़ा रिस्क लिया आपने। मेरी कंपनी भी सर महारत्ना कंपनी थी। लगभग जब बिल्कुल मैंने ज्वाइन बिल्कुल। किया तो 70,000 पर मंथ का मेरा सैलरी था इन हैंड। तो काफी कठिन डिसीजन था मेरे लिए। बिल्कुल होगा, मतलब नहीं था ये। वो कहते हैं कि जब आपको अगर सक्सेस पाना है तो सक्सेस के पीछे बहुत सारे बलिदान, बहुत त्याग होते हैं। जी तो जी ये बिल्कुल। कुछ त्याग, बिना त्याग के नहीं मिलती वो जर्नी, नहीं वो सफलता नहीं मिलती। तो काबिले तारीफ है आपकी ये जर्नी की। 7 साल बाद, 8 साल बाद आपने फिर ये रुझान, तो ये वाइफ के और बड़े भाई के ही सपोर्ट से हुआ, या फिर काम करते करते भी कहीं पे किसी ने कहा था कि आपका पब्लिक डीलिंग अच्छी थी, या फिर कहीं से सच? नहीं सर, ये पूरी तरह मेरी वाइफ और वाइफ के ब्रदर जो हैं उन लोगों से ओके काफी इंस्पिरेशन लेके हुआ। जी सर। ओके, ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहेगा सौरभ, की आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है। सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप आपकी क्या रणनीति थी हिस्ट्री ऑप्शनल को प्रिपेयर करने की, और आपको क्या लगता है शायद कितने मार्क्स आए होंगे 400 में से आपके पास? सर मुझे इस बार लगता है कि मेरे हिस्ट्री ऑप्शनल में बहुत ही कम मार्क्स आए होंगे। 2021 की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने 2022 का भी मेंस ओके दिया है और इसके लिए ज्यादा उम्मीद ओके कर रहा हूँ। 2021 में मेरे ओके 400 में से 200 मैक्सिमम मार्क्स होंगे, क्योंकि अभी तक ओके मेरा प्री क्लियर नहीं हो रहा था। तो मैं मेंस की तरफ फोकस ही नहीं था और ऑप्शनल की तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। मैंने ऑप्शनल की पूरी प्रिपरेशन इन 3 महीनों में करी है और अच्छा मेंस के लिए ओके मैंने एक तरह से कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। मैं पूरा अपना ओके प्री के बाद, जैसे कि 1 दिसंबर 2021 को रिजल्ट आया और मार्च 2022 जी में मेंस था। तो उस दौरान मैंने पूरी जी तरह मेंस में अपने हिस्ट्री ऑप्शनल को पढ़ा है। जी सर। ओके। तो जब मतलब टाइम निकालते कैसे थे आप? हिस्ट्री ऑप्शनल तो आपने पढ़ा ही, और बाकी के जो जीएस के चारों पेपर थे वो कैसे, आंसर राइटिंग वगैरह, वो स्केड्यूल क्या बनाया था आपने? या फिर हम यूं मान लें कि जो बच्चे होते हैं वो प्रीलिम्स की तैयारी करके प्रीलिम्स निकल गया, उन 3 महीनों में वो मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो? सर मैं 2 घंटे एथिक्स के लिए देता था, 2 घंटे जीएस, ओके जीएस 1 2 3 ऑल्टरनेटिवली। एक दिन जीएस 1 का 2 घंटे आंसर राइटिंग किया, एक दिन जीएस 2 का, एक दिन जीएस 3 का। तो ओके सुबह के 2 घंटे उठते ही मुझे एथिक्स पढ़ना है, फिर उसके अगले 2 घंटे मुझे जीएस की आंसर राइटिंग करनी है। बाकी का दिन का पूरा ओके बचा हुआ टाइम मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए देना है। ये रणनीति रही मेरे ओके प्री निकलने के बाद के 3 महीनों की सर। ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस। क्योंकि आप ही नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली, मतलब प्री की तैयारी करते करते वो मेंस की तैयारी में थोड़ा सा भूल जाते हैं, या फिर डिले, प्रोकास्टिनेट हो जाता है। बिल्कुल तो सर। और निकल जाता है, प्री निकल जाता है, जी सर। जी उसके सर। बाद फिर नहीं पता चलता है कि कैसे करें। तो जी काफी सर। अच्छा स्केड्यूल था आपका, ऑल्टरनेटिव, और आई थिंक जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको आपने ज्यादा प्रायोरिटी दी, मतलब जी। एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया। जी सर। ग्रेट। सौरभ, हम हमसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने अड्डा 24/7 के बारे में कहाँ सुना था? इज लाइक यूट्यूब, वेबसाइट, कहाँ देखा था आपने? सर जैसे टॉपिक्स जीएस के पढ़ते पढ़ते जहां कहीं भी लगता था कि ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं जी उसको रेफर करता था नेट पे। तो अड्डा ओके 24 से मुझे कई सारे वीडियोस भी मिलते थे और उसके टॉपिक पे नोट्स भी रहते थे, तो उसको मैं रेफर किया करता था। ओके जी सर। ओके और मॉक इंटरव्यू भी के लिए भी मुझे बहुत हेल्प मिली आप लोगों की तरफ से। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद ओके, देता हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, और जी ये जो रिजल्ट मेरे ख्याल से दिसंबर तक आ भी सकता है जी यूपीपीसीएस का। सर। जी सर। और डेफिनेटली मतलब आवर डोर्स विल ऑलवेज बी ओपन फॉर यू, एंड डू लेट अस नो डेफिनेटली। मतलब मेरा तो ये है कि आई थिंक
मुझे पता है शायद कि आपका वो वैसे आपका प्रेफरेंस क्या थी? ये मुझे सर मेरा 13th प्रेफरेंस मिला है। राइट, टोटल 19 आपकी को प्रेफरेंस क्या थी? सर मेरी प्रेफरेंस तो जो नॉर्मल प्रेफरेंस है वही है, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, एआरटीओ और इसी तरह से। ओके, ओके, ओके। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, समस्त पूरे अड्डा वासियों की शुभकामनाएं कि इस इंटरव्यू में आप अच्छे से स्कोर करें एंड मे बी हम लोग फिर से एक इंटरव्यू लेंगे आपका और आपकी मनचाही रैंक के साथ, मनचाही पोस्ट के साथ। धन्यवाद सर। एक जाते जाते एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं कि सौरभ, मेंटर का रोल क्या होता है हमारे लाइफ में? मतलब आप समझ सकते हैं कि आपके यहाँ मेंटर या फिर जो पथ प्रदर्शक हो गया, जैसे महाभारत में भाई अर्जुन के लिए श्री कृष्ण थे, तो वो राह दिखाने वाला, वो मेंटर का रोल क्या होता है एक एस्पिरेंट के लाइफ में? सर हम लोग अपनी तैयारी करते करते कहीं ना कहीं इस किसी पॉइंट पे फंस जाते हैं कि अब क्या करें। जैसे प्री निकलने के बाद मैं फंस गया था कि अब मैं ऑप्शनल पढ़ूं, जीएस पढ़ूं, क्या पढ़ूं। वहां कहीं ना कहीं मेंटर्स का रोल होता है जो आपको बताएं कि नहीं, डीमोटिवेट नहीं होना है और बेस्ट के लिए काम करते रहना है। जो हो पाए वो करें और ऑप्टिमम यूज करें अपने टाइम का। तो वो डायलेमा के सिचुएशन से निकालने का काम मेंटर का होता है। जो एक बार आप डायलेमा के सिचुएशन से निकल गए, फिर आप चीजें कर जाते हैं। राइट, राइट, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। मजा आया आपसे बात करके। और भी मजा आएगा जैसे आपकी मनचाही वो रैंक, वो पोस्ट मिलेगी और ईश्वर आपके साथ है, आपने बहुत मेहनत की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने जो भी बातें कही, आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनको कुछ समझ में भी आया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल नए हैं, कुछ लोग ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। सो ये जो आपका चेंज ऑफ हार्ट है फॉर लार्जर गुड, जैसे कि जेरेमी बेंथम ने बताया है, यूटिलिटेरियनिज्म का जो प्रिंसिपल, जी जी, कि लार्जर गुड, ग्रेटर गुड फॉर द ग्रेटर पीपल। सो अमेजिंग, मजा आ गया आपसे बात करके, अच्छा लगा आपकी इस जर्नी को सुन के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर यू इन योर करियर। आप जहां भी रहेंगे एकदम सॉलिड रॉक करते रहिए एंड आई शैल सी यू सून डेफिनेटली। थैंक यू सर।